26 ऑफ मई 27 ऑफ मई वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। कुछ सजेशन मेरे पास आए कि आप वीडियो इतनी लंबी बनाते हो, शॉर्ट वीडियो रखा करो, जल्दी लोग पढ़ा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी कोई आसान गेम नहीं है। इसके लिए आपको वर्क हार्ड करना ही होगा, ठीक है ना। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको हेडिंग बताऊँ, उसमें क्या क्या लिखा है ये बता के आगे बढ़ जाऊँ। मेरा मतलब होता है कि हमने पढ़ा है कि यास जो साइक्लोन है कैसे आया, तो साइक्लोन क्या होते हैं, उसका नाम कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया। तो इसलिए वीडियो लंबी होती है। आप क्या किया करो, इसे 1.25 पे लगा के 1.5 पे लगा के एटलीस्ट देख लिया करो। तो मैं कम शॉर्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो एक्सप्लेनेशन करना होता है मैं भी आपके साथ उसको रिविज़न करता हूँ उस चीज़ का, तो मैं उसको शॉर्ट नहीं कर सकता। इसमें जिक्र आया आईटी रूल्स का आया, तो हमने आईटी रूल्स कई बार पढ़ लिए हैं, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। पर मेरा प्रयास जो रहता है वो एक बेसिक में जाना रहता है, जो आपको, अगर आपने पढ़ा साइक्लोन के बारे में, तो आपको एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, आपको उसके बाद टेम्पेट साइक्लोन, उसके बाद आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या नाम दिया गया है, जिसमें मैंने कल की वीडियो बताया। तो पीडीएफ भी मेरी सेम रहती है, तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो 7 से 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और हज़ार ही सिलेक्शन लेते हैं, जो अपने एफर्ट लगाते हैं, जो चीज़ों को बहुत अंदर तक पढ़ते हैं। आपने पढ़ ली 25 मिनट की, आपने हिंदू की वीडियो देख ली, 25 मिनट में आप हिंदू की रीडिंग भी नहीं कर सकते। अगर एक एडिटोरियल भी ढंग से पढ़ने बैठेंगे तो उसको भी कंक्लूजन जस्ट नहीं ला सकते। उसके बाद आपको चीज़ क्या मिल रही है, साइक्लोन, तो साइक्लोन की पूरी इन्फॉर्मेशन, साइक्लोन कैसे बनता है। तो आपको 1000 लोगों में सिलेक्शन लेना है, उस 1000 की लिस्ट के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो वो भी 700 बची है। उस 700 सीट के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपने एफर्ट लगाने होंगे। तो आपको ये नहीं है कि 40 मिनट्स की है आप उसे 1.25 करके देख लो। एटलीस्ट मेरा जो प्रयास रहता है कि जो भी बेसिक चीज़ आई है, मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगा, वो लड़का कैसे पढ़ते थे, मतलब मेरे साथ का ही था, सीनियर थे। तो वो कैसे पढ़ते थे, वो हिंदू को मेन फोकस रखते थे और चीज़ों को उसमें से निकाल निकाल के पढ़ते थे। जैसे हाई कोर्ट आ गया तो हाई कोर्ट पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट आ गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया। तो कनेक्टिविटी बनती थी बेसिक से करंट अफेयर के साथ, क्योंकि हमने मेंस में उसी वे से लिखना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं शॉर्ट तो नहीं कर सकता, ठीक है, पर आपको एफर्ट लगाना होगा। 1.25 करके देख लो, आपको समझने के लिए आपकी इच्छा होगी। और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो है वो, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो ग्रुप का लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ और हिंदू की पीडीएफ, और जो मैं नोट्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ ये वाले, जो मैं नोट्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ ये वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी जो ड्राफ्ट आया रिसेंटली, जो आया आपका इशू चल रहा है लक्षद्वीप का, वो हम इसमें कवर करेंगे। और फिर इंडियन नेपाल रिलेशनशिप देखेंगे। देखो इससे पूरा आप 150 वर्ड 250 वर्ड का आंसर लिख सकते हैं। प्री का इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो चीज़ आप पढ़ो उससे पूरी चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं लेके तो आता हूँ, फिर मैं 2-3 ऑथेंटिक वेबसाइट पढ़ता हूँ, उसके बाद ये चीज़ निकाल के लेकर। अब जीएसटी है, अब जीएसटी में बता दूँ कि आर्टिकल इससे लिया गया है, इस आर्टिकल के अंदर है, बस मैं इतना ख़त्म कर दूँ, ये जीएसटी होता है, इतने इसमें स्लैब है। नहीं, जीएसटी की प्रॉब्लम क्या है, किस अमेंडमेंट से बनाया गया है, किस में आर्टिकल ऐड किया गया है, इसके बाद जीएसटी लाने के लिए। अब जीएसटी कंपेंसेशन क्या होता है, जीएसटी के इशू क्या होता है, एडवांटेज क्या है जीएसटी की, अगर आपको लिखने के लिए, डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने जीएसटी पढ़ा है, ये नहीं कि हम बार बार इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करेंगे। फिर कॉपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, तो आपको पूरी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कैसे होता है, नीति आयोग उस पर वर्क कैसे करता है। फिर नेशनल मिशन ऑफ कल्चर मैपिंग है, उसके ऊपर क्या चीज़ है, वो मैं पूरी चीज़ लेके आऊँगा। फिर एनजीटी हमने कई बार पढ़ा है। अब ये नहीं मैं आपको बताऊँ एनजीटी ये है, एक एक्ट के बनी तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 3 स्टेट के अंदर है, ये वो बता के ख़त्म कर दूँ। नहीं, स्ट्रक्चर क्या है एनजीटी का, पावर जुडिक्शन में क्या क्या आता है एनजीटी की, कौन सा एक्ट आता है कौन सा नहीं आता, स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है एनजीटी को वर्क करने के, चैलेंजेस क्या है एनजीटी के, और रिसेंटली जो इसके मतलब जजमेंट आए एनजीटी के वो क्या क्या है। क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव वे होना चाहिए, मेंस को दिमाग में रखते और प्री को पढ़ना चाहिए। तो यही है, प्रयास यही रहेगा, हम आगे चलते यही रखेंगे। वीडियो शॉर्ट में नहीं कर सकता, वीडियो नियर अबाउट 40 to 50 मिनट की हो सकती है, कभी कभी 1 आवर की भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अपना एफर्ट लगाना होगा। चीज़ें बोर लगती हैं, अगर आपको अभी से बोर लग रहा है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हो। आप घर चले जाइए, आप कुछ और एग्ज़ाम की ट्राई करिए। मैं आपको निराशा नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको अपना एफर्ट लगाना होगा। और आपको 1 घंटे में पूरे हिंदू को एक तरह से पोस्टमार्टम मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। वरना एक हिंदू में कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनाऊँ तब भी हिंदू बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर इतनी चीज़ आती है। मैं हाई कोर्ट समझाऊँ आपको, तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आईटी एक्ट दोबारा पढ़ाऊँ आपको, बताऊँ फिर नॉर्म्स क्या है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स क्या है, इसमें कुछ प्राइवेसी की बात की गई है, जजमेंट पुट्टा स्वामी जजमेंट बताऊँ आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 बताऊँ आपको। तो उसमें 2-3 घंटे लगते हैं। मैं इसी में से ही 4-5 चीज़ें निकाल सकता हूँ।
वायलेशन ऑफ राइट कैसे कैसे हो रहा है आपको बताना। इसमें देखो कि पुट्टा स्वामी का केस आया जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, उसको एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। तो वही सारी चीज़ें, यास जो है किसने नाम रखा, इसका नाम ओमान ने रखा, इससे पहले अताउते आया था वो किसने रखा, वो म्यांमार ने रखा। इनके नाम कैसे रखे जाते हैं वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे सीवियर साइक्लोन होता है, कैसे मतलब कि साइक्लोन्स आते हैं, मतलब कंडीशन कैसे रहती है, स्पीड के हिसाब से डिफाइन होता है, मॉडरेट है, कैसा साइक्लोन है। तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे में हिंदू का पोस्टमार्टम किया जाए एक तरीके से। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो हमने पहले रिवाइज किया है 4-5 दिन पहले, वो मैं ना कवर करूँ, फिर नई चीज़ें इसको कवर करूँ, फिर से आगे कभी दोबारा न्यूज़ में आएगा उसे हम रिकैप कर लेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, अगर आपको लगता है कि लंबी है तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सॉरी बोल सकता हूँ। शॉर्ट नहीं हो सकती किसी भी चीज़ में वीडियो, क्योंकि मेरा जो प्रोस्पेक्टर है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, और जो मेरा रहता है मुझे वो बिल्कुल डीप में जाके पढ़ना होता है। चाहे मैंने वो पढ़ रखा हो, मुझे वो पक्का करना होता है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहे इसका आंसर है। तो वही है कि आपको अगर एफर्ट लगाना अभी से नहीं सीख रहे हो, चीज़ें अभी से आपको बोरिंग लग रही है लंबी वीडियो, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम शायद नहीं है। फिर आपको एसएससी या स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम की लड़ाई जो होती है बहुत लंबी है। अभी 2-3 घंटे पढ़ते हो, आने वाले टाइम में आपको 12-12 घंटे, और मेंस और प्री की जो टाइम होता है बच्चों से 15-15, 16-16, 18 घंटे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ। सिर पे तेल लगाते हैं, वो ठंडा दर्द कौन सा आता है, वो नवरत्न तेल, की दिमाग ठंडा रहे, क्योंकि वो इतना हौच पौच हो जाता है दिमाग में। नवरत्न तेल लगा के आँख खुली रहे, ऐसे पढ़ते हैं बच्चे जब मेंस का पेपर लिखते हैं, क्योंकि एक मेंस के पेपर में एक दिन 2 पेपर होते हैं और छुट्टी नहीं रहती है। तो उसको रिवीजन करने के लिए ऐसे ऐसे 18-18, 19 घंटे पढ़ते हैं। तो अभी से आपको लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है आप, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप निकाल सकते हो एग्ज़ाम को, बहुत आसान है एग्ज़ाम, पर आपको अपने एफर्ट लगाने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू डिस्कशन। जो पहला है साइक्लोन यास है। कल ये आया था, कल मैंने पूरा बताया साइक्लोन के बारे में, पूरा बताया यास के में ताउते नाम कैसे डिफाइन होते हैं, सब कुछ मैंने बताया। तो मैं आज रिवाइज नहीं करूँगा। उसके बाद जो व्हाट्सएप है, अभी क्या डेडलाइन थी, जो आईटी एक्ट आए थे 2021 वाले, उनकी सबको गाइडलाइन दी गई थी। उसके अंदर डिफाइन किया था जिनके भी सब्सक्राइबर मतलब इतने लाख से 50 लाख से ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिनके सब्सक्राइबर 50 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं इंडिया में, तो उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सेंट्रल के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, फेसबुक ने बोल दिया कि हम फॉलो करेंगे। व्हाट्सएप ने बोला कि जो आपका एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपने भेजा और उसके पास पहुंचा, बीच में कहीं लीक नहीं हुआ। ऐसे व्हाट्सएप बोलता है ना कि आपने जो मैसेज सेंड किया ये एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, उसको ब्रेक करना होगा और आपको बताना होगा मैसेज कहाँ से आया, कैसे आया। तो उसके खिलाफ मतलब हाई कोर्ट में चला गया व्हाट्सएप, और हाई कोर्ट में क्या बोला उसने, राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और मतलब कि जो प्राइवेसी आपकी प्रॉब्लम की जा रही है। फिर आपको मतलब देखो, अगर बैन लगता है तो राइट टू आपका जो आपका राइट्स होता है एक्सप्रेशन एंड मतलब कि होता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीव, ये सब होता है, आपको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ही वायलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ की बात करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि जब ये जजमेंट आए, नो फंडामेंटल राइट इज़ एब्सोल्यूट, कि मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके अंदर भी कंडीशन दी गई है कि आप वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंटेन रखनी होगी, फ्रेंडशिप की आपकी किसी से ट्रीटी है उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन रखना होगा। वायलेशन करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएंगे। तो यही सारी बात की गई है। जो भी डिस्कशन आता है, हाई कोर्ट जो भी बोलता है उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। मेजर लैब्स इन गिविंग द वैक्सीन इन यूपी विलेज। अब क्या हो रहा है कि पता ही नहीं है कि मतलब कौन सी वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी, सेकंड डोज कोई और सी वैक्सीन लग रही है। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, अगर वैक्सीन के ऊपर लिखने के लिए आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि आपको रेबीज़ के इंजेक्शन दे दिए गए थे यूपी में, शामली के अंदर रेबीज़ के इंजेक्शन लगा दिए गए थे। और अब क्या, जिसको फर्स्ट डोज लगी कोविशील्ड की, उसको कोवैक्सीन के सेकंड स्लॉट लगा दिए गए। तो ऐसे मतलब कि मेजर लैप्स हो रहे हैं चीज़ों में। उसके कारण क्या है, एक तो मतलब कि आप देख सकते हैं क्राउड बढ़ गया है, वैक्सीन शॉर्टेज है पीछे से, और एक मेंटली डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। आपके खुद देखो, आपके घर में 20-25 लोग सिर्फ आगे खड़े हो जाए तो एक मेंटली डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, वैक्सीन कम है तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। केसेस कम होना स्टार्ट हुए हैं, नियर अबाउट हाफ हो गए हैं, 4 लाख केसेस आने स्टार्ट हो गए थे, तो ये स्टार्ट हो गया। देखते हैं कंट्रोल होगी या नहीं होगी, अब जो भी होगा सेकेंड वेव से हम कंप्लीट कर लेंगे या नहीं करेंगे, वही सारी चीज़ है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा पेपर आता है वो मतलब जो आती है वो आती है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मैं आपको पहले जिस्ट बताता हूँ क्या हो रहा है। जैसे दिल्ली में एक ड्राफ्ट लेके आए थे, और सारी पावर जो सीएम की पावर थी वो एडमिनिस्ट्रेशन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको सारी पावर दे दी गई थी। ऐसा ही ड्राफ्ट
यूटीज वाला है, आपको क्वेश्चन बन सकता है जो आपको डिसेंट्रलाइजेशन पावर और सेंट्रलाइजेशन पावर। डिसेंट्रलाइजेशन पावर क्या होता है कि पावर को ब्रेक कर देना, कि जो लोकल है उसको अलग पावर, सेंट्रल को ब्रेक कर देना। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सारी पावर सेंट्रल अपने आप ले ले। तो आपको रिसेंटली ट्रेंड देखा होगा, दिल्ली की पावर सारी सेंट्रल ने ले ली। अब लक्षद्वीप पे भी ऐसा एक ड्राफ्ट लेके आया, उसकी पावर किससे ले लेंगे, जो सारी पावर उसे दे देंगे, मतलब जो वहाँ का लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सारी पावर दे देंगे। तो मैं आपको ड्राफ्ट बताऊंगा उस ड्राफ्ट के अंदर है क्या क्या। हम चलते हैं उस ड्राफ्ट के पास। जो ड्राफ्ट है वो रिलेटेड टू मतलब कि जो वहाँ की पावर है वो सारी पावर ट्रांसफ़र करके वो एक लोकल गवर्नमेंट से पावर लेके वो सारी पावर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वहाँ के, ये आपके पाटिल करके हैं, अपोजिशन फ्रॉम द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब बहुत विद इन लक्षद्वीप एंड नेबरहुड केरला पॉलिसी टू इंट्रोड्यूस, मतलब एक ड्राफ्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ड्राफ्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक दो लाइन लिखने के लिए आएगा तो काम है, फिर ड्राफ्ट है, कोई लॉ नहीं बनाया अभी तक। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, इसमें लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन जो नाम है 2021, इसका नाम है LDAR, विच गिव द एडमिनिस्ट्रेटर पावर टू रिमूव, एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे देगा रिमूव, रिलोकेट, मतलब कि जो आइसलैंड के वहाँ के नागरिक हैं उनको वहाँ से उनकी प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर उन्हें कोई टाउन प्लानिंग करनी है, कोई डेवलपमेंट करना है, मेरा घर है, मेरे घर के आसपास कोई रेलवे लाइन निकालनी है, कोई डेवलपमेंट करना है, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे DM हो गया, वो तो यूनियन टेरिटरी से लक्षद्वीप, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, गवर्नर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दो या फिर जो भी होगा, तो वो क्या कर सकता है, किसी आदमी को रिमूव कर सकता है, सारी पावर उसके हाथ में होंगी, रिलोकेट कर सकता है, हटा के मुझे कहीं और शिफ्ट कर देंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। पहली चीज़ ये है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशलिस्ट एक्ट, अगर कोई बीच में उल्लंघन करता है, अगर वो काम कर रहा है बीच में कोई उल्लंघन करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है करते हैं, तो उसके ऊपर एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट लगाया जाएगा कि एंटी सोशल मतलब काम में उल्लंघन कर रहा है, ठीक है ना। और उसे मतलब कि एनी पब्लिक डिस्क्लोज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 month, उसे डिटेन पकड़ लिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा उसे 1 साल तक कहाँ रखा गया है, कहाँ वो है, उसे डिटेन कर लिया जाएगा। तो एक तरह से क्या है, तो अंग्रेजी वाली नीति हो गई है। द ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन, ठीक है ना, उसमें वेयर द मेंबर विद मोर देन 2 children इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबर। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, ये ड्राफ्ट में क्या है, अगर मुझे पंचायत का इलेक्शन लड़ना है या मैं पंचायत का मेंबर हूँ, अगर मेरे 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, एज ए मेंबर भी हूँ तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। तो ये 3 इसके अंदर एक तरह से ये सारे कानून है। अभी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट है तो बन ही जाएगा। इशू क्या है, रिसेंटली क्रिएटेड लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी, उसके साथ इशू क्या है, एक तो एक्सटेंसिव पावर इंक्लूड द, मतलब कि पावर नहीं है, लैंड ओनरशिप के पास, ये वो सब चीज़ का इशू आप मत पढ़ो जो भी है। दिस इज वाइडर रेट ऑफ हैविंग द परचेज ऑफ रियल एस्टेट लॉबी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द आइलैंडर। इसमें क्या होगा कि रियल एस्टेट आ जाएंगे डेवलपमेंट करने के लिए, जो वहाँ के आइलैंडर, जो वहाँ पे पब्लिक रहती है, आइलैंड्स की पब्लिक है, उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगी। इट इज़ बिकॉज द लेजिस्लेशन वास्ट एक्सटेंसिव पावर विद द अथॉरिटी, अथॉरिटी के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। अब इसमें अपॉइंटमेंट रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अब अपॉइंटमेंट करना है, एक IAS ऑफिसर ही बनता है। आप देखोगे अगर आप नौकरी पे जाओगे, मतलब लास्ट की जो रैंक होती है उसमें आपको क्या दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज दी जाती हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दी जाती है आपको। तो वही है कि पाटिल मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप दिसंबर 2020, ही वॉज अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस अपॉइंटेड IAS ऑफिसर पोस्ट। तो यही सारी चीज़ें हैं कि पोजीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्री के लिए। द इम्पॉर्टेंट फॉर एनी यूनियन टेरिटरी बिकॉज द पर्सन, ठीक है, बिकम इज द चार्ज ऑल द फंक्शन इन द एरिया ऑफ एक्ट एज द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही मान लो, ऑन एडवाइस ऑन दिस बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट वर्क करता है। तो यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब सारी पावर एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो ये सारा एक तरह से पूरी पावर ही छीन रहा है। तो ये सारा इसके अंदर है। जो बात चली है, लड़ाई जिसका झगड़ा चल रहा है अभी, लक्षद्वीप लक्षद्वीप लक्षद्वीप, सेव लक्षद्वीप। आपने ट्रेंड देखा होगा, कल ट्विटर पे ट्रेंड चला था सेव लक्षद्वीप। दूसरी न्यूज आती है, हमारे इतने से काम की नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो नेपाल के अंदर हो रही है उसी के ऊपर ये न्यूज़ है। पॉलिटिक्स क्या है, अभी KP ओली जो वहाँ के मतलब PM थे, इनका मतलब क्या हो गया, लोकसभा में बहुमत हार गया है। ऐसे होता है ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ मेंबर को पेश करना होता है, बहुमत को क्या बोल सकते हैं, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आना है, तो वो ये हार चुके हैं, इनको हटा दिया गया है। अब वहाँ पे इलेक्शन घोषित कर दिए गए नवंबर 12-18 में। 2017 इलेक्शन में बने थे, 121 सीट थी, इतनी सीट मिला के बने थे, हमें ज़रूरत नहीं है।
तो अब इसे देखते हैं, इस पे हमारी इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि जो नेपाल के और इंडिया की ट्रीटी है 1950 से, एक इंडियन फ्रेंडशिप ट्रीटी है नेपाल के साथ, नेपाल और इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 से। हमारे बॉर्डर भी ओपन है, इधर उधर से व्यापार भी चलता है। इवन ऑल इंडिया सर्विस को छोड़ के जितनी और सारी सर्विसेज है उसमें जो नेपाल के सिटीजन है वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं जो नेपाल सिटीजन है। इवन कुछ प्रावधान ऐसा भी है, अगर ये इंडिया में इतने साल रह जाए इन्हें सिटीजनशिप भी दे दी जाती है। मेरे ही जानने वाले हैं, मतलब पास में ही रहते, तो वो सिटीजनशिप ले लिया उन्होंने। तो ऐसा भी प्रावधान है। तो हमारी तरफ से एक ओपन बॉर्डर है। तो हम पढ़ेंगे इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप क्या क्या है। इस आर्टिकल में इतना कुछ नहीं है, वहीं की पॉलिटिक्स के बारे में। तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया और नेपाल की पॉलिटिक्स कैसी है, रिलेशन कैसी है। अभी रिसेंटली 2021 या 20 में कैबिनेट ने अप्रूव किए 1200 करोड़ रुपए, जिसमें अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा इतनी सारी जो रिवर्स है नेपाल से आती हैं, कोशी निकलती है, फिर इधर घाघरा निकलती है, फिर इधर काली नदी निकलती है जो गंगा की ट्रिब्यूटीज़ हैं आपकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज़ पड़ेंगी, गोमती निकलती है, ठीक है ना, सरायू निकलती है। सब ये कहाँ गंगा में आके मिलती है, कहाँ से निकलती है, नेपाल के या तो तराई रीजन से या नेपाल के हिल से निकलती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इतनी सारी तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अरुण 3 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो नेपाल के साथ है, तो ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हिस्टोरिकल टाइस क्या है, मतलब हिस्ट्री हमने क्या क्या टाइस की है। एक नेपाल है, इंपॉर्टेंट नेबरहुड है इंडिया का, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। ऑक्यूपाई स्पेशल सिग्निफिकेंस, अच्छी बात है। फ्री ऑफ, आप विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट के जा सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल। देखो जोग्राफिकल हमारे से पास है, हिस्ट्रिकल क्या है कि हमारे मतलब कि पुरातात्विक काल में हमारी बहुत सारी चीज़ मैच करती है, कल्चर भी सेम है, इकोनॉमिक हमारी दोनों की सेम सेम ही है मतलब चीज़ों में। फिर इंडिया नेपाल शेयरिंग सिमिलर टर्म्स है, एक तो हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। एक या तो हिंदू रहते हैं नेपाल में या बुद्धिस्ट रहते हैं। और बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है, जैसे आपको पता है, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इन नेपाल जो है लुम्बिनी। वहाँ से वो आ गए थे, फिर बिहार के साइड आ गए थे, जहाँ उन्हें बिहार में फिर अपनी तपस्या वपस्या की थी। और जो हमारा उनकी शादी भी होती है, हमारे में शादी भी कर लेते हैं नेपाली लोगों से, यहाँ के लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मीन्स में मेंशन करने के लिए, रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो ऐसा हमारा नेपाल के बीच में रिश्ता है। फिर इंडिया नेपाल ट्रीटी है, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 से, जो मतलब बेड रॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन देती है हमें, मतलब स्पेशल रिलेशन देती है। आपको कमेंट में बताना है ये पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारी और किस नेशन के साथ है, और किस नेशन के साथ, आपको कमेंट में जाके सर्च करना है। मैं बता सकता हूँ पर मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप सर्च नहीं करोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा। अब ट्रीटी के अंदर है क्या, आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन एंड नेपाल। जैसे हम ट्रीट नेपाल वालों को करेंगे, नेपाल वाले हमें ट्रीट करेंगे वैसे। रेसिडेंट रह सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये है बिल्कुल सही बात, आपको पता ही है। इस्टेब्लिश कर सकते हैं नेशनल ट्रीटमेंट बोथ द इंडियन नेपालीज बिजनेस वंस द इम्पोर्ट फॉरन गुड, तो दोनों को एक साथ ट्रीट किया जाएगा जैसे वो वैसे है। इंडिया ऑल्सो गिव मतलब नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया, मतलब कि हम मतलब ये सब हथियार वथियारे मुहैया हम कराते हैं ट्रीटी के अंदर। तो ये कुछ नक्शा सा है। इधर पाकिस्तान है, इधर कहीं से अफगानिस्तान भी टच करता है वो, पर पीओके के अंदर आता है। इधर फिर आपका चाइना है, हम तो तिब्बती बोलते हैं, ये तिब्बत है, चाइना यहाँ से टच करता है, ये तिब्बत है। फिर इधर आ जाएगा नेपाल, इधर आ जाएगा भूटान, इधर आ जाएगा बांग्लादेश, इधर आ जाएगा म्यांमार, और नीचे आ जाएगा आपका इधर मालदीव्स आ जाएगा, इधर लक्षद्वीप आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा श्रीलंका, इधर आ जाएगा श्रीलंका आपका, दरमान निकोबार, नीचे फिर इंडोनेशिया, सुमात्रा वाला आइलैंड्स आ जाएंगे सारे। तो ये सारा हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ है। आपको कमेंट में बताना है सबसे ज़्यादा बॉर्डरिंग शेयरिंग जो है लेंथ में वो किस कंट्री के साथ है इंडिया का, तो आपको बताना है। इससे पता लग गया होगा आपको, इससे भी आप समझ गए होंगे कहाँ इशारा जा रहा है। नेपाल शेयर विद द 5 स्टेट, देखो 5 स्टेट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। कभी कभी लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन, और इधर अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। पर जो 5 स्टेट से छूता है ये आप याद रखना। इंपॉर्टेंट टू इंडिया टू एंगल से इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल इज़ अ राइट ऑफ द मिडल ऑफ द हिमालय, जो मतलब हिमालय है वहीं पे है, आपकी बॉर्डर लैंड फ्लैंक है, ये सब चीज़ें हैं, चाइना से मूव करता है, रिवर ओरिजिनेट होती है नेपाल से, जो इंडिया में आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी वानी मिलता है। हिंदू बुद्धिज्म के रीजनल प्लेसेस हैं, आप जाओगे वहाँ पे बहुत सारे शिव जी के मंदिर है, बहुत फेमस शिव जी के मंदिर है। अब एरिया ऑफ मतलब कि कॉपरेशन क्या है, तो ट्रेड और इकोनॉमिक्स हमारा कॉपरेशन चलता है। नेपाल इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है,
आपको याद रखना, मतलब मोस्टली चीज़ हमारे यहाँ से जाती है, वहाँ से यहाँ आती है। ये सारी चीज़ें हमारे बैंक मिलेंगे आपको देखने के लिए, एसबीआई मैंने देखा है, एसबीआई एचडीएफसी बैंक देखे हैं मैं नॉर्मल, और वहाँ जाके आप नॉर्मल फील करोगे जैसे आप हिमाचल प्रदेश में गए हो और वहाँ भी जाओगे तो आप वैसे फील आएगी आपको। कनेक्टिविटी है कि हमारी कनेक्टिविटी है ओपन। एक तो नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, सराउंडेड बाय द इंडिया 3 साइड्स, और एक साइड से चाइना तिब्बत बोलता है उसके सराउंडिंग है, तो हमसे ज़्यादा उसकी मतलब 3 साइड से सराउंडिंग है, तो ओपन बाउंड्री है। फिर हमारे जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम पीपल टू पीपल लिंकेज करना है, प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। एमओयू साइन किया हुआ बिटवीन द बोथ द कंट्री। इलेक्ट्रिकल रेल ट्रैक हम डेवलप करें काठमांडू से रक्सौल जो इंडिया का एरिया, वहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक डेवलप करेंगे वो, तो ये डेवलप कर रहे हैं। फिर इंडिया इज़ लुकिंग डेवलपिंग इनलैंड वाटर भी डेवलप करने की सोच रहा है, मूवमेंट ऑफ कार्गो जो बनाने की सोच रहा है, ट्रेड करना है ट्रांजिस्टिक, ठीक है ना। नेपाल कॉलिंग फॉर मतलब सागर मता जो माउंट एवरेस्ट है विद सागर इंडियन ओशन, सागर मता माउंट एवरेस्ट से और इंडियन ओशन तक। तो हम क्या क्या उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बीबीएन नेटवर्क भी है। बीबीएन है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, एक रोड बना रहे हैं, बीबीएन नेटवर्क बोलते हैं। तो उस चीज़ से भी कनेक्ट करेंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंट हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया है, एजुकेशन के लिए दिया है। डिफेंस कॉपरेशन करते हैं, बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन है। नेपालीज आर्मी मॉडर्नाइज, हम उसे मॉडर्न करते हैं इक्विपमेंट देके, ट्रेनिंग देके। और आप जाओगे ना, आप देखोगे मतलब कि बहुत सारी पुलिस फोर्स में मतलब नेपालीज मिलेंगे, वो ले सकते हैं ऑल इंडिया सर्विस छोड़ के बहुत और सब में जा सकते हैं। फिर गोरखा रेजिमेंट है जो इंडियन आर्मी के राइजेस, मतलब वो भी नेपाल के ही लोग थे जो हमने गोरखा रेजिमेंट बनाई हुई है। इंडिया ने 2011 में एवरी ईयर अंडरटेक जॉइंट एक्सरसाइज होती है नेपाल और इंडिया के बीच में, उसका नाम है सूर्य किरण। ये कुछ चीज़ें हैं नेपाल का है। कल्चर तो सेम है ही, या तो बुद्धिज़्म है वहाँ या फिर हिंदुज़्म है, तो हमारा कल्चर तो सेम है ही। काठमांडू, वाराणसी, ये कुछ साइट्स भी हैं जो एग्रीमेंट है। आपने बसें देखी होंगी नेपाल की, वो फिर लुम्बिनी से बोध गया आती है बसें, फिर जनकपुर अयोध्या आती हैं क्योंकि राम जी का मंदिर है, बहुत सारी बसें चलती हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें, क्योंकि फर्जाइल एरिया है, अर्थक्वेक आते रहते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे बहुत सारी है, इंडिया के अंदर नेपालीज बहुत सारे हैं, डॉक्टर, बिजनेसमैन, ये सब है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है, देखो ये आ गया BBIN। बांग्लादेश, भूटान, हमने इसमें काम किया। बीम्स टेक में वो हमारे साथ है, फिर शार्क में साथ है, नम में साथ है, नॉन अलाइन मूवमेंट जो था हमारा, फिर शार्क में हम साथ हैं। चैलेंजेस क्या है, तो इंटरनल सिक्योरिटी, मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया, इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो है वर्चुअली ओपन है, लाइटली मतलब वहाँ पे कम पुलिसिंग होती है, इतना तो एक्सप्लोइट ज़्यादा होता है। टेररिज्म वहाँ पे ज़्यादा इधर उधर करते हैं, कहते हैं नेपाल के ज़रिए मैं आपको पाकिस्तान भेज दूंगा, फेक करेंसी में पहले नेपाल में मंगाओ फिर इधर को लिया, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, तो ये सारी चीज़ चलती रहती है। फिर आपने बॉर्डर इशू देखे होंगे, वो काला पानी का इशू, ये सारे इशू जो नेपाल के साथ हैं वो सारे इशू हैं। नेपाल ओवर द ईयर विटनेस ऑफ मतलब इकोनॉमिक पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी 10 ईयर, मतलब अभी देख रहा हो रहा है कि आप पॉलिटिक्स में बीच में गिरता जा रहा है, चाइना उधर से कुछ कर रहा है, इधर से इंडिया कुछ कर रहा है, तो ये सारी पॉलिटिक्स है। तो वे फॉरवर्ड में यही बात करेंगे कि both the country are affected due to the misuse of the open border by the internal or external force. The responsibility of the border management and regulation depending on them. कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है बॉर्डर फोर्स है, वहाँ पे कौन सी बॉर्डर फोर्स काम करती है, सीमा सुरक्षा बल, SSB वहाँ पे रहती है, तो उसको देखना चाहिए। फिर इंडिया शुड प्रोवाइड अल्टरनेटिव नरेटिव टू द नेपाल, जो एक नया अल्टरनेटिव लाना चाहिए इंडो नेपाल टाइज को बढ़ाने के लिए, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी लानी चाहिए पीपल टू पीपल के टाइज के लिए और कल्चरल कनेक्टिविटीज़ के लिए। इंडिया शुड फोकस ऑन द मतलब कि फैक्टोरीफाइंग द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर कॉपरेशन क्या है, उन सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। इंडिया शुड मेंटेन द पॉलिसी कीपिंग अवे फ्रॉम द इंटरनल अफेयर ऑफ नेपाल। हम क्या करते हैं उनके बहुत, नेपाल के में जो इंटरनल अफेयर में हम बहुत क्या करते हैं उनके प्रॉब्लम करते हैं, मतलब कि इंडिया क्या करता है बहुत सारी मतलब कि उसमें बीच में दखल डालता है उनके इंटरनल अफेयर में नेपाल का, थोड़ा उस पर ध्यान रखना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों की बात की गई है। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, PDF आप पढ़ सकते हैं जाके डायरेक्टली, मैंने आपको उसमें आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। लक्षद्वीप का मैं पूरा आपको प्रॉब्लम बता चुका हूँ, जो प्रॉब्लम है लक्षद्वीप के साथ। अब आता है GST। ये क्या बात करेंगे, GST क्या है, ट्रस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस, जो प्रॉब्लम हो रही है, फंडामेंटल प्रॉब्लम जो GST के अंदर आ रही है, थोड़ा मैं जिस्ट बताता हूँ। अभी क्या हुआ, GST क्या है कि देखो देखो इसमें स्टेट के टैक्स भी मर्ज कर दिए गए, सेंट्रल के इसमें अंदर टैक्स भी मर्ज कर दिए गए। अब मर्ज करने के बाद क्या हुआ, टैक्सेस को मर्ज करने के बाद तो क्या बोला कि सेंट्रल अब दोनों बैठ के अपने इंडायरेक्ट टैक्स डिफाइन करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, कुछ स्टेट ऐसी थी जो ज़्यादा टैक्स मिलता था, जो उनके स्टेट के थे, वैट स्टेट के टैक्स ज़्यादा उन्हें टैक्स कलेक्ट कर पाते थे, पर GST आने के बाद उन्हें कम टैक्स मिल रहा है, तो उसके लिए उनकी GST कंपेंसेशन दिया जाता था 5 साल के लिए कि आप थोड़ा हैंडल कर लो,
अभी क्या हुआ, कोरोना के आने की वजह से वो जीएसटी कंपनसेशन भी नहीं दिया गया, और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है बोलती है कि एक्ट ऑफ गॉड ये चीज़ आई है, हम जो पैसे का क्राइसिस हमारे सामने आ गया, इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते। ठीक है भैया, एक्ट ऑफ गॉड आया तो पार्लियामेंट ही क्यों बना रहे हो आप लोग, इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो भी है। तो ये जीएसटी पहले बताएंगे, जीएसटी क्या है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है ना, इसमें 16 डिफरेंट पॉलिटिक्स पार्टीज आती हैं ऐसा बोल रहे हैं। जीएसटी काउंसिल क्या है, इसमें मैंडेटरी है कि हर एक क्वार्टर में उसको मीट करना है, मतलब बैठ के बात करनी है, पर 2 क्वार्टर से कोई बात ही नहीं हुई है, ऐसा क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, बार बार ये बात चल रही है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इशू आता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। वही जीएसटी कंपेंसेशन मैंने बात बताई, उसमें फेक हो गया, उसमें नहीं प्रॉपर तरीके से उतर पाए। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी स्टेट की जो अपनी स्टेट है वो ज़्यादा उनको पैसा दे रहे हैं कंपेंसेशन में, ये सब में। जो और स्टेट है जो एंटी बीजेपी है उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। केरला हाई कोर्ट में चला गया था इस चीज़, सुप्रीम कोर्ट में। तो जो आपने बात करी थी मिनिमम गवर्नेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की, कि मिनिमम गवर्नमेंट रोल होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसकी चेक की बात की थी, मेक इन इंडिया की बात की थी, वो कहीं आके फेल होती दिखाई देती है। तो आपने क्या कर रहे हो, मैक्सिमम गवर्नमेंट दिखा रहे हो और मिनिमम गवर्नेंस दिखा रहे हो। तो वही जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी, इन सब चीज़ों पे सेंट्रल और एक साथ नहीं चल रहे हैं। तो यही सारी बात है। बाद में बीच में क्या आती है, ट्रस्ट और आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस की सारी बात आती है। प्रॉब्लम क्या है, अंडर पेइंग द जीएसटी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसे थोड़ा जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ कि जीएसटी इज़ अ लॉस ऑफ द फिजिकल, मतलब कि ऑटोनॉमी खत्म हो गई है स्टेटों की। अब वो पैसा अपना टैक्स भी नहीं लगा सकते। इसमें देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ, ये जीएसटी है ना, जीएसटी काउंसिल बैठती है। अगर आपको कोई लॉ पास कराना है तो आपको उसमें 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए, 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए, यानी कि 33% आपको, 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो 33% आपको क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 1/3, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास वोटिंग है, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास वोटिंग है, यानी कि 33% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है, ठीक है ना। तो आप क्या हिसाब लगा सकते हो, क्या हिसाब लगा सकते हो इस चीज़ से, क्या मैं आपको बता सकता हूँ। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, सारी स्टेट एक साथ मिलके भी साथ में चीज़ें करेंगी तो भी कोई बिल पास नहीं करा सकते। तो सारा जो इन्होंने रूल ले लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है। अब स्टेट मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने धोखा करा एक तरीके से, ये सारी इसमें बात की गई है। फिर ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ जीएसटी के बारे में, आपको बताऊँगा। ये थोड़ा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्या है। अभी क्या है कि पेंडेमिक चल रहा है, जो कल्चर है आपके, कल्चर है जो आपने एनुअल बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को देते हो, ठीक है ना, जो वहाँ की एकेडमी है, 3 एकेडमी है नेशनल लेवल की, 17 जो आपके म्यूजियम्स हैं, 3 आपके नेशनल गैलरी हैं, सेवरल नेशनल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है ना, कल्चर इंस्टीट्यूशन है, साइज ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा बोलते हो, ठीक है। कला क्षेत्र में जो है जोनल कल्चर है, वो इक्वली 1.5 ऑफ रफ़ाल, जितने रफ़ाल आप लेके आए हो ना, उसके 1.5 रफ़ाल जितने पैसे हैं, 1.5 रफ़ाल के जितने पैसे हैं, एक पूरे के एक आधे के, उतने पैसा आप इस मिनिस्ट्री को देते हो। तो इस मिनिस्ट्री के पास क्या बचेगा, कैसे कल्चर सेव कर पाएगी, ये सारी बात इन्होंने की है। जैसे नेशनल मिशन ऑफ आप कल्चर मैपिंग लेके आए थे, उसके अंदर 3000 करोड़ दिए, नॉट ऑफिशियली अप्रूव अंटिल 2017, तो आपने बोला पर अप्रूव नहीं किए। उसके बाद 42 करोड़ रुपए को तुमने एलोकेट किए, बस बोला कितने और एलोकेट इतने किए। तो ये सारी ये बात कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो कल्चर की आपकी चीज़ है उनके साथ आप खेलते जा रहे हो। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नेशनल मिशन ऑफ कल्चर मैपिंग क्या था उसके बारे में। इधर से मैं जीएसटी बताऊंगा और इधर से नीचे आ जाएंगे रूरल इकोनॉमी जो है, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। मैं आता हूँ जीएसटी के लिए। जीएसटी जो है ये एक तो वैल्यू एडिड टैक्स है, जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, ठीक है, जो आप डोमेस्टिकली कंजप्शन करते हैं। एक तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अगर कोई चीज़ हरियाणा में बनी, प्रोड्यूस हुई, अगर वो फिर यूपी में चली गई, यूपी में जाकर उस लोगों ने कंज्यूम किया, तो टैक्स यूपी में लगेगा, तो टैक्स का पैसा यूपी के पास जाएगा, ना कि हरियाणा के पास। तो यही जो स्टेट डेवलपिंग स्टेट थी, डेवलप कर पाई, डेवलप स्टेट थी, वो उन्होंने बोला हम तो डेवलप कर रहे हैं, चीज़ों को हम बना रहे हैं, वो भले से यूपी में जाके बिक रही है, लॉस तो हमें हो रहा है ना। तो इसके लिए ना जीएसटी कंपेंसेशन दिया जाता था, तो वही था जीएसटी कंपेंसेशन, उनका लॉस था। अब मेन फीचर क्या है, एक तो एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड, ऑन द सप्लाई साइड, जो मैंने बताया आपको, जैसे सप्लाई जहाँ कंज्यूम होगी वहाँ पे होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, वहीं पे लगेगा जहाँ पे उसे कंज्यूम किया जाएगा। उसके बाद ड्यूअल जीएसटी, दो तरह की जीएसटी लगती है, एक तो लगती है सेंट्रल जीएसटी, एक लगती है स्टेट जीएसटी, और एक आईजीएसटी भी है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस पे लगती है। ये इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई वुड बी सब्जेक्टेड, जो आप इंपोर्ट चीज़ें करते हैं उस पर आईजीएसटी लगता है, और जो तरीका लगता है सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है, डुअल जीएसटी लगते हैं।
जीएसटी रेट कैन बी म्यूचुअली डिसाइडेड, ये म्यूचुअली डिसाइडेड किए जाते हैं। कौन डिसाइडेड करता है? जो जीएसटी काउंसिल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना जीएसटी रेट रखना है। अभी इसके 4 रेट हैं, एक तो 5% का स्लैब है, एक 12, एक 16, एक 28 का भी, 18 का भी है शायद, मैं भूल रहा हूँ, देख लेना। तो लिस्ट ऑफ आइटम पे ऐसे जीएसटी लगाया जाता है। वो भी कौन डिसाइड करता है? वो जीएसटी काउंसिल करती है। अब लेजिस्लेशन कैसे कैसे इस चीज़ को बनाया गया। 2014 में बार टूटी जीएसटी लेके आएंगे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 122 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आया गया, पर वो किसी वजह से पास नहीं हुआ। 2016 में अप्रूव किया जाता है, ठीक है ना, राज्यसभा उसे पास कर देती है। तो वो किसका रूप लेता है? वो लेता है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो आपको याद रखना है, जो आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जीएसटी से। अब आपको कमेंट में बताना है एक तो टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं अब तक, और उसमें इसके बाद मैं बता रहा हूँ 104 या 5 हुए हैं, तो आपको इसके लास्ट के 4 बताने हैं, 3 है शायद, 104 ही हुए हैं, लास्ट के 3 बताने हैं कौन सा किस चीज़ के लिए हुआ, ये आपको खुद बताना है। सेंट्रल जीएसटी टू कवर द एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ आती थी। फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी में ये इंटरस्टेट ट्रेड, ये सब चीज़ आती थी। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया? 246A, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेट है पावर टू टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसको चेंज करके अब किसके पास? सेंट्रल के कर दिया गया। सेंट्रल जीएसटी काउंसिल के पास पावर है। और सारे जितने टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स हो गया आपका, स्टेट जीएसटी, वैट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एक्सेट्रा, सारे टैक्स किस में आ गए थे? सारे जीएसटी के अंदर आ गए थे। अब काउंसिल 268 क्या बोलता था? स्टेट है पावर टू टैक्स एंड सर्विसेज, इसको थोड़ा सा मतलब किया गया, सेंट्रल को, जीएसटी काउंसिल को पावर दे दी गई। उसके बाद जो नया आर्टिकल ऐड किया गया 279A किया गया, जो जीएसटी काउंसिल के पास परफॉर्म करेगी, उसे कौन करेगा? बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर जीएसटी काउंसिल। जो काउंसिल हैज बीन फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट, उसे प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे काउंसिल को, और टू एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्न द जीएसटी, जीएसटी को कैसे मैनेज के। जो उसके चेयरमैन होंगे फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे ऑफ इंडिया के, जो होंगे, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर होंगे, मतलब मिनिस्टर्स होंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं ना, वो उसके क्या रहेंगे? उसके मेंबर रहेंगे। वही देखो, काउंसिल ड्राइव फ्रॉम द सेंट्रल, 1/3 पावर वोटिंग राइट सेंट्रल को दी गई है। अब 2/3 किसको दी गई है? वो स्टेट को दी गई है। अब मेजोरिटी के लिए, सॉरी मैंने थोड़ा वहाँ पे गलत बता दिया, मेजोरिटी के 3/4 मेजोरिटी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। 1/3 माने कि 33%, 33 पॉइंट कुछ परसेंट। वोटिंग राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 33%। अगर ये बोला 3/4 मेजोरिटी चाहिए किसी डिसीजन के लिए, यानी कि 3/4 कितनी, यानी कि 75% क्या चाहिए आपको? वोटिंग चाहिए। कि 100 अगर मेंबर है तो 75 वोटिंग चाहिए अगर कोई बिल पास कराना है। अगर आप इसमें से 33% 100 में से कम करते हो तो क्या बचता है? 66 के आसपास बचता है। तो कितना कम है? नियर अबाउट 9% कम है बिल पास कराने के लिए। तो बिना सेंट्रल की अनुमति के स्टेट कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद क्या आता है कि रिफॉर्म और बजट अबाउट जीएसटी, मतलब कि क्रिएटिंग ए कॉमन नेशनल मार्केट। एक तो कॉमन नेशनल मार्केट हो गया, सिंगल टैक्स लगता है, वो भी अच्छी बात है इसके आने की वजह से। मिटिगेशन कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, आपने ये कुछ, आपको गाड़ी बनानी है, एक कार बनानी है, आपने उसके लिए स्टील खरीदा, उस पर भी आपका टैक्स लग गया 5 रुपये का। फिर आपने उसकी हेडलाइट खरीदी, उस पर 5 रुपये का टैक्स लग गया। और भी जो कंपोनेंट खरीदे, सब पे टैक्स लगता गया, लगता गया, लगता गया, लगता गया। तो बाद में क्या हो जाती थी? बहुत महंगी हो जाती थी, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स था। पहले सामान के लिए लगाया, फिर आप फाइनल गुड बन जाएगा, उस पर भी आप टैक्स लगा के बेचोगे, तो बहुत पैसा लगता था। फिर क्या हुआ कि आप गाड़ी बना लो, ठीक है ना। फिर गाड़ी बनाने के बाद आप भले से टैक्स भर देना, आपने गाड़ी के टायर के लिए, स्टील के लिए, वो लास्ट में आप दिखा देना कितना टैक्स किस चीज़ के लिए लिया आपने। फिर क्या लगता था? फाइनल गुड्स पे टैक्स लगेगा, जो फाइनल गुड्स तैयार होकर आ जाएगी। वही था कि कास्केडिंग इफेक्ट ही जो था कि आप दे रहे थे कास्केडिंग, डुअल टैक्सेशन मेजर ऑफ द वे जा रहा था, वो आपका कम हो गया। रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन, आपको अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था कि जीएसटी ये वो फलाना ढिंगा ना, आप जीएसटी के लिए बस फाइल करो, डायरेक्ट हो जाए। मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिवनेस आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रोडक्ट भी थोड़े बहुत सस्ते हुए, कुछ प्रोडक्ट इक्वल आए, कुछ चीज़ें आई, तो क्वान्टिटी बन गया मार्केट के लिए। एक ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट, एक ही टैक्स है, 70 टैक्स नहीं देखने, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी चीज़ों को देखने की, ये सारी चीज़ें। एडवांटेज क्या हो? एक तो यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गया सबके लिए, कि एक ही टैक्स है पूरे के लिए। स्ट्रीमलाइन, मतलब वही टैक्स को मतलब काउंट करने में, क्या देखने में, मतलब कि एक तरह से स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन हो गया। अब मेरे लिए भी इजी होगा, जीएसटी भरना है, पहले 70 टैक्स मुझे देने होते थे, सर्विस टैक्स अलग दूंगा, इनकम टैक्स अलग, ये इनकम टैक्स तो अभी भी देते हैं, सर्विस अलग दूंगा, वैट अलग दूंगा, ये अलग दूंगा। इंक्रीज टैक्स मतलब कि कंप्लाइंस, मतलब कि इम्प्रूव हुआ इन्वायरमेंट,
जो रिटर्न फाइल करना है ऑनलाइन या फाइल करते हो, उसका क्या देखा गया, जीएसटी की वजह से ज़्यादा लोग टैक्स देना स्टार्ट कर दिया, ये भी चीज़ें था। डिस्करेज टैक्स इवेजन, क्या होता था पहले 70 टैक्स थे, तो उससे क्या होता था, लोग इसमें चोरी कर लेंगे थोड़ी सी, इसमें चोरी कर लेंगे, इसमें नहीं कर पा रहे तो इसमें कर लेंगे चोरी, अब एक ही टैक्स है, सोचा कि छोड़ो रहने दो, पंगा मत लो। तो ये सारी, तो ओवरऑल इकोनॉमी की खेल, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, ये सरकार क्या करेगी, कैसे रिटर्न फाइल करेगी, ये सब होगा, ये सब होगा, तो उसमें सर्टेनिटी आई, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, रिड्यूसिंग करप्शन होना स्टार्ट हुआ, बूस्ट हुआ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो होता है एक्सपोर्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, वो बहुत बूस्ट हुआ, इंक्रीज़ हुआ जीडीपी, ये सारी कुछ चीज़ें उसमें से फ़ायदा मिला। फॉर ए ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए एक तो सिंपलर हो गया टैक्स आपका, इंक्रीज़ हो गया इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, रिडक्शन हो गया मल्टीपल जो टैक्स लगते थे, ठीक है, एलिमिनेटेड हो गया डुअल टैक्स जो मैंने कास्केडिंग इफेक्ट बताया आपको, मोर एफिशिएंट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया टैक्स को पे करना, प्रोड्यूस हो गया कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, सिंपलीफाई हो गया, ऑटोमेटिक हो गया टैक्स रजिस्ट्रेशन करना, आपको रिफंड टैक्स आना, डिक्रीज हो गया एवरेज टैक्स बर्डन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया आपका प्रोडक्शन साइड में, ट्रेड और इंडस्ट्री। कंज्यूमर के लिए ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, प्राइस रिडक्शन हुई चीज़ों के, जो कास्केडिंग इफेक्ट से प्राइस बढ़ते जाते थे, पोवर्टी मतलब कि रिडिकेशन हुआ, जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, जब लोग ज़्यादा काम करने लगे, टैक्स कम बचने लगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किया। अब स्टेट के लिए क्या फ़ायदा हुआ, उसके एक्सपेंशन हुआ टैक्स बेसिस का, ज़्यादा टैक्स आने लगा, जब ज़्यादा लोग करने लगे फाइल टैक्स, इकोनॉमी एम्पावरमेंट बढ़ने लगी स्टेट की, इनहेंस हो गया इन्वेस्टमेंट, जब चीज़ें कम देना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, एक तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अब आपने पता कर लिया, देखो कैसे इन्हेंसमेंट्स होगा इन्वेस्टमेंट का, आपने पता कर लिया कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एक से दूसरे में चला जाता है, उससे उस स्टेट को फ़ायदा मिलता है, तो और स्टेट ने क्या किया, आपने अभी बनाना स्टार्ट किया कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेटिक इन द कंट्री विल नेचुरली बेनिफिट डेवलपिंग ऑफ द स्टेट, इंक्रीज हो गया आपका कंप्लाइंस का, ये सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ। एग्जामेशन अंडर जीएसटी, क्या क्या चीज़ें इससे बाहर रखी गई है, देखो ये सारे क्वेश्चन जो है प्री के हैं, मैं सोच रहा हूँ जीएसटी पढ़ाने का मतलब है कि सब आपको पता हो। एक तो कस्टम ड्यूटी विल बी कलेक्टेड अलॉन्ग विद, देखो कस्टम ड्यूटी, देखो आपने क्या आईजीएसटी क्या लगता था इंटीग्रेटेड वाले पे, आप इंपोर्ट विम्पोर्ट कर रहे हो कोई चीज़ों का, इन सब चीज़ों को लगता था, तो कस्टम ड्यूटी अभी भी बाहर है, कस्टम ड्यूटी अभी भी बाहर है, पेट्रोलियम टबैको ये भी बाहर है, और एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर, दारू की बोतल, स्टाम्प के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जो टैक्स देते हैं वो भी बाहर है, तो ये याद रखना, कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल, टबैको, लिक्वर, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी भी बाहर है। अब चैलेंजेस क्या है, वही सारे चैलेंजेस है, एक तो क्रेडिट का लॉस, मतलब कि क्रेडिट कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का लॉस हो रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है, मैंने बताया ना जो डेवलपिंग मैन्युफैक्चर कर रही थी उनका लॉस था, सामान तो बिक रहा है यूपी में जाके, यूपी को मिल रहा है टैक्स। फिर हाई रेशियो ऑफ टैक्स, मतलब ये जो कंपेंसेट दिया जा रहा था रिवेन्यू कलेक्ट नाउ फ्रॉम द मल्टीपल टैक्स जो दिया जा रहा था, उसके थोड़ा सा लॉस आ रहा है। रिडक्शन इन द फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, जो उसके पास अपनी ऑटोनॉमी थी फिजिकल, अपने आप टैक्स बढ़ाना घटाना, वो थोड़ा कम हो गई है। कंसर्न्स क्या है, मतलब कंसर्न राइज बाय द बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी ओवर द नीड ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने पड़ रहे हैं, लिवी ऑफ द एडिशनल सेस, सेस तो अभी भी लगा रहे हो ना, जीएसटी के ऊपर सेस लगा देते हो, इन्वायरमेंट सेस, वो तो अभी भी है, उससे क्या फ़ायदा हुआ। कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टैक्स अथॉरिटी सो फार यूज ऑफ द टैक्स ऑन गुड्स एंड नॉट सर्विसेज टू डील विद द लेटर एंड नॉट द क्वालिटी, वही है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है टैक्स असली वो कम हो गई। सक्सेस जीएसटी डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल कंसेंस, जो अब चल रहा है आपको देखने में मिल रहा है, ये सारी चीज़ों की बात की है। फिर ये ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, जीएसटी इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड द शिफ्टिंग इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, अच्छी बात है। इट इम्पोर्ट द यूटिलाइजेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी डेट हैड इम्प्लीमेंटेड जीएसटी बिफोर अस, ओवरऑल में मतलब कि इम्पेंडिंग चैलेंज, जो उसके चैलेंजेस हैं उनको ओवर मतलब कम कर लो, आपके लिए जीएसटी ओवरऑल अच्छा है। अब कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉपरेटिव क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल एक साथ मिलके देश का मतलब भला करें, मतलब देश के नागरिकों का भला करें, इसे बोलते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरल बोलते हैं टुकड़े, जो अलग अलग स्टेट बनी हुई है, फेडरल बने हुए सब एक साथ मिलके। अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, देखो ये यूपी है, ये बिहार है, ये यूपी है, ये हरियाणा है, हरियाणा अच्छा काम कर रहा है, आप देखते हो ना सर्वे आते हैं कि हरियाणा ने मतलब डेवलपिंग में अच्छा काम किया, इजी डूइंग में अच्छा काम कर रहा है, यूपी कम काम कर रहा है, तो इससे क्या है, कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं दो स्टेट के बीच में। अगर स्टेट को दिखाई दे दो बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ ये 100 नंबर लेके आ रहा है, मेरे पिताजी रोज़ बताते हैं ये इतना अच्छा पढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में आएगा साला मैं भी शायद नंबर लेके आऊँ, तो एक कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। जो कंपटीशन क्या रहता है दो स्टेट के बीच में क्रिएट करना, उससे मतलब उसे एक इंक्रेजमेंट मिलती है चीज़ों को करने के लिए। तो वही है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट टू फेडरलिज्म का डिवीजन बिटवीन इनटू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वही होता है कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन होती है, कोऑपरेट करने इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के लिए
आपको साथ में आना, ये सारी चीज़ें बात की। अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट इज वर्टिकल एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट इज हॉरिजॉन्टल। जो आपकी स्टेट और सेंट्रल के बीच में होती है वो तो होती है वर्टिकल, पर जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल से आपका मुकाबला ही नहीं है, उसको तो कुछ ही दिखानी नहीं है। जो कंपटीशन है वो स्टेट और स्टेट के बीच में होता है, उससे क्या होता है, इट मेक मार्केट फ्री, मतलब स्टेट को मतलब इंक्रेज करता है करने के लिए कि मैं यूपी से मतलब हरियाणा से बढ़िया इस चीज़ में आगे जाऊँ, इस चीज़ में आगे जाऊँ, इसे कि बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये सारी जो कहानी रची है वो नीति आयोग की रची हुई है। ये नीति आयोग का मतलब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आपने देखा ना कितने सर्वे आते हैं, मतलब कि स्वच्छ भारत सर्वे आएगा, सर्वेक्षण सर्वे आएगा, ये सब सर्वे आते हैं, वो नीति आयोग निकालता है। वो क्यों निकाले जाते हैं कि वही है कि जो चीज़ें अच्छे लिए काम कर रही हैं। स्वच्छ भारत के लिए कौन सी, जैसे इंदौर को टाइटल दिया जा रहा है, वो सबसे स्वच्छ सिटी है इंडिया की, तो ऐसे और भी स्टेट सोचते हैं मेरे यहाँ लखनऊ अच्छी हो, वो बोलेंगे चंडीगढ़ अच्छी हो, तो इन सब चीज़ों के पीछे काम किया जाता है। फिर मैंने नेशनल मिशन ऑफ कल्चर मैपिंग आपको बताया था, ये क्या एक मिशन है, इसमें प्रिजर्व किया जाएगा आपके इंडियन कल्चर को, रिच हेरिटेज कल्चर को प्रिजर्व करना है, कल्चर की मैपिंग करनी है, आपको देखना है कहाँ पे हमारा कल्चर है, वाइड स्प्रेड कल्चर है हमारा, उसकी मैपिंग करनी है, फुलफिल करना है जो एस्पिरेशन है ऑफ द, मतलब कि जो आपके आर्टिस्ट हैं कम्युनिटी के, उनको मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें उनको फुलफिल करना है, प्रिजर्व करना है रिच जो कल्चर है हेरिटेज चीज़ के लिए। और कल्चर आपका विब्रेंसी क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग, मतलब कि विब्रेंसी मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मतलब कल्चर के लिए चीज़ों को बचा के मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये कल्चर की चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन की, यही है, नेशनल कल्चर अवेयरनेस अभियान चलाया जाएगा, जैसे हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान जो है, आवर कल्चर आवर आइडेंटिफाई, नेशनल वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट बनाए जाएंगे, ठीक है ना, उनको सर्च किया जाएगा, संस्कृति मतलब प्रतिभा खोज अभियान है उसका नाम। उसके बाद नेशनल कल्चर वर्कशॉप चलाई जाएंगी, सेंट्रल और ट्रांजिशनल वेब पोर्टल पे होंगी, डाटाबेस होंगे, ये सब चीज़ों का काम किया जाएगा। यानी कि कल्चर तो बचाना है, उसके आर्टिस्ट भी बचाना है, उन दोनों को एक साथ मिलकर होलिस्टिक अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से बचाना है। अब ये NMCM है क्या, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 2017 में किया गया था। मिशन के अंदर कंप्लाइन करता है डाटा ऑफ द आर्टिस्ट कितने हैं, फॉर्म ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, इनपुट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और आर्ट कल्चर, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर बोर्ड बॉडीज़ जो है उन सबका एक डाटा तैयार करना है। स्पेशल डिज़ाइन डाटा कैप्चर करना है विद टेक्निकल कोलैबोरेशन विद द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ, मतलब एक तरह से टेक्निकल कोलैबोरेशन डाटा कलेक्ट करना है, किसके साथ मिलके, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलके और आपके मित्री से मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT से मिलके परफॉर्म करना है डाटा कलेक्शन का। फिर क्या करना है, मिशन को इनपास करना है, डाटा मैपिंग, डेमोग्राफिक बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे है, फॉर्मलाइजिंग द प्रोसेस करना है, ब्रिंगिंग करना है ऑल द कल्चर एक्टिविटीज़ अंडर वन अम्ब्रेला, एक साथ लेके आना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जितने आप 2 रफाल खरीद के लाए हो ना, उतने आप सब चीज़ को, जो इंडिया में जितना भी कल्चर की चीज़ें हैं उनको पैसा देते हो, तो कैसे कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, चीज़ों को मॉन्यूमेंट को बचा के भी रखना होता है, तो आप कैसे इन चीज़ों के लिए वर्क कर सकते हो, सारी प्रॉब्लम यही है जो मैंने आपको बताई, जो एडिटोरियल बताई ना मैंने, ये 3,000 करोड़ आपने अलर्ट किए, पर 2018, 19, 20 में आपने उसमें से 42 करोड़ ही बोले, और बोला था आप 3,000 करोड़ देंगे इस मिशन के लिए, पर आपने कितने दिए, अभी तो ऑफिशियली नहीं बोला। 18-19 में तो आपने 42 करोड़ रुपए ही दिए, और बाद में आते थे 1 करोड़ और दे दिए। 42 करोड़ तो दिए, उसमें से बस 1.7 जो 1.5 करोड़ के आसपास ही खर्च हुए हैं, ये इन्होंने बोला। तो कैसे आप कल्चर बचा सकते हैं। अब जो आता है ट्रैकिंग द, मतलब कि आपका रूरल इकोनॉमी, अभी क्या है, पेंडेमिक चल रहा है, सारा स्ट्रेस जो आ गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे और मनरेगा पे आके खड़ा हो गया। माइग्रेटिंग वर्कर हैं वो अर्बन से रूरल में चले गए, फूड और वर्क की प्रॉब्लम आ गई। तो एक आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, हंगर वॉच रिपोर्ट। इसको किसने पब्लिश किया था, राइट टू फूड कैंपेज एंड सेंटर ऑफ इक्वलिटी स्टडीज़ ने पब्लिश की थी हंगर वॉच रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया था, अक्टूबर 2020 तक जो लॉकडाउन चला था नेशनल वाइड, उनमें 4,000 मतलब कि रिस्पॉन्सिबल अक्रॉस 11 स्टेट, 4,000 जगहों पे जाके, मतलब 4,000 आदमियों का सर्वे करा था 11 स्टेट में जा कर, और उन्हें पता क्या पता उससे क्या निकला कि 27% जो लोग हैं उनकी जो इनकम ऑफ सोर्स थी वो चली गई है। 40% जो रेसिडेंट्स हैं उन्हें क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है। 46% जो लोग हैं उनको एक टाइम का ही खाना मिल पा रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर 2020 तक, ये रिपोर्ट निकाली थी। अब उसके बाद का तो अब पता नहीं क्या होगा। लोग जो माइग्रेटिंग वर्कर हैं वो बहुत वर्नेबल हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, वो वर्नेबल चीज़ में आ गए हैं, ये सारी चीज़ें। फिर स्टैंडर्ड वर्किंग एक्शन नेटवर्क
था, उसने भी एक चीज़ रिपोर्ट घूम फिर के निकाली थी। उसने पता निकाला था कि 81% ऑफ द पीपल फ्रॉम द रीच आउट, मतलब कि एक तरह से मतलब कि उनका काम चला गया है या फिर उनका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसमें 81% लोग थे। ये अप्रैल 2021 तक की। 76% ऑफ द वर्कर सेड दे शॉर्ट ऑफ फूड, उनके पास खाने के लिए नहीं है, कैश नहीं है, मतलब कि रिक्वायर इमीडिएट सपोर्ट नहीं है उनके पास। तो ये एक रिपोर्ट दूसरी आई है, लेटेस्ट है। क्या नाम याद रखना है? स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क। तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्या करना चाहिए सरकार को, अर्जेंट नीड क्या है? उसके लिए आपको पीडीएस को और इम्प्रूव करना होगा। महात्मा गांधी जो नरेगा की योजना है उसको और बढ़ाना होगा। जो आपको आपने गवर्नमेंट ने प्रयत्न लिया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कि हर घर को 5 kg फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा, इंडिविजुअल को दिया जाएगा, और आपने दिया भी है। जून 2021 तक बोला गया है, अभी मई से जून तक देंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर दिया जा रहा है, तो दिया गया। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिया तो जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है, जो फूड था, जो पीडीएस के अंदर फूड मिलना था, ये आपको कम से कम एक तो जो उसके अंदर लोगों को दिया जा रहा है, बहुत कम लोगों को दिया जा रहा है। नियर अबाउट 100 मिलियन जो आदमी है, यानी कि 100 मिलियन के बहुत करोड़ लोग हो गए, एक्सक्लूड फ्रॉम द राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 मिलियन लोग तो आप छोड़ दो, इनका डाटा बेस ही नहीं है। 2011 के हिसाब से, सेंसेक्स के हिसाब से उनको तो खाना मिल ही नहीं रहा। आप कह रहे हो हम दे रहे हैं, तो मतलब 100 मिलियन लोगों को आपने छोड़ दिया है। उसके बाद बोलते हैं फ्री फूड गेन एट, मतलब एक साल तक दिया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी आपदा है कि एक साल तक खाना दिया जाना चाहिए, आप 2 मंथ के लिए ही दे रहे हो। इन्होंने सारी बात ये कि एक लॉन्ग टाइम प्लान आप चला सकते थे, और पर आप 2 मंथ के लिए सब चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ अच्छी नहीं है। फिर इनएडुकेट, अभी जो मनरेगा है, मनरेगा पर कितना चीज़ बढ़ गया है। आपने सेंटर ने अलॉट किए 73,000 रुपीज़ उसके लिए अलॉट किए 2021-12 के लिए। 4% जब पता लगा कि इंक्रीज़ हो गया, मतलब लोगों से और भी, मतलब उसके अंदर 4% लोग और जुड़ गए, तो पता लगा फंड की कमी आ गई। आपने फिर उसके लिए 38,500 करोड़ दोबारा एलोकेट किए। तो इससे क्या पता लगा? 73 38 आपने दोबारा एलोकेट किए। तो आप पता लगाओ उसके अंदर नियर अबाउट 1 करोड़ लोग हैं जिसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 6.5 करोड़ फैमिली को इसका एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। 268 रुपये डे आपको देने चाहिए थे इसके हिसाब से। एटलीस्ट 1.3 लाख करोड़ बैठते हैं बजट के हिसाब से। ठीक है ना? पर आपने बहुत कम पैसा दिया, बहुत चीज़ आपने कम दी। तो इस वही चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जो आपकी पॉपुलेशन है जो डिस्ट्रेस फील कर रही है, 80% जो बता देखो, 76% वर्कर सेट दे आर शॉर्ट ऑफ फूड और कैश। 81% लोगों के पास मतलब प्रॉपर तरीके की सर्विस नहीं पहुंच पा रही है। और मैंने ऊपर डाटा तो मैंने बता ही दिया। वॉच जो आपकी हंगर वॉच जो रिपोर्ट आई है, कितने लोगों ने क्या चीज़ खो दी है, ये मैंने फेसबुक पे शेयर किया। मैं फेसबुक पे शेयर करता रहता हूँ, आप सर्च कर लेना शुभांग। इतना यूज़ नहीं करता मैं, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद पैनल आता है, आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा। आपका मेके धातु, एक मेके धातु प्रोजेक्ट है, वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो एनजीटी ने सीओ मोटो बोला जाता है खुद ब खुद एक्शन लेना। तो एक कावेरी जो डैम बनाया जा रहा है उसको, मतलब उसमें मेगा धातु डैम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऐसा प्रपोज किया है स्टेट गवर्नमेंट। पर उसके लिए इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। मतलब कि स्टडी की जाती है, अगर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे कि इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुँचेगा, लोकल जो वहाँ की कम्युनिटी कितना हार्म पहुँचेगा। फिर सर्वे किया जाता है, अल्टरनेटिव स्टेप्स सुझाए जाते हैं कि ऐसे करो, बचा सकते हैं। फिर वहाँ की लोकल कम्युनिटी से पूछा जाता है सजेशन रख के कि हमें करना चाहिए नहीं। तो वो चीज़ आपने नहीं किया। विदाउट कंडक्ट द EIA, जो आपने स्टडी करना था वो कंडक्ट नहीं किया है। फिर जो ऑब्लिगेशन थी, जो चीज़ें थी आपको चेक करनी थी इन्वायरमेंट की, वो आपने चेक नहीं किया। तो हम पढ़ेंगे एनजीटी के बारे में। EIA के बारे में कभी बता दूंगा, ये भी पूछा जाता है, आज रिपीट नहीं करूँगा। NCALT कल मैंने पूरा पढ़ा है डिटेल में, तो आज रिपीट नहीं करूँगा। सुबोध कुमार जायसवाल जो CBI चीफ होंगे, CBI के बारे में मैंने कल आपको पूरा पढ़ा है कि CBI के डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करते हैं, CBI क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जब से लोकपाल बिल आए चेंजेस क्या क्या है। तो आज इसको रिपीट नहीं करूँगा। सुबोध कुमार जायसवाल नाम याद रखना, किसी भी स्टेट सर्विस से पूछ सकता है। 7 डे रिलीफ, अभी जो उड़ीसा CM ने अनाउंस किया 7 डे रिलीफ का प्रोग्राम दिया जाएगा। बाइट बाय द स्टॉप एंड न्यू नॉर्म्स ऑफ द इफेक्ट, वो ये कोर्ट में चला गया, देखें कोर्ट के बाद क्या होगा। तो ये सारी न्यूज़ थे रिलेटेड टू बाइस्कोड वैक्सीन। अभी प्रोवाइड करेंगे स्टेट को, यूटीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि कल क्या था कि आपकी बुद्ध पूर्णिमा थी कल, तो ये फ्रंट लाइन वर्कर को ट्रिब्यूट करना चाहिए। भाई कैसे ट्रिब्यूट कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने एक वीडियो शेयर कर दी थी, उसमें क्या था कि डॉक्टर को पीटा जा रहा है, पुलिस ही पीट रही है, CM से मिलने नहीं दिया जा रहा यूपी के CM से। तो आप कैसे ट्रीट करोगे? IM में डिमांडिंग फ्रॉम द एक्शन फ्रॉम रामदेव। रामदेव ने बोला एलोपैथी ऐसी है, उन्होंने बोला कि आयुर्वेदिक ऐसा है।
आप कैसे ब्लेम कर सकते हो एलोपैथी को? उन्होंने कुछ बोला होगा, मैं बताना नहीं चाहता। तो आईएमए ने डिमांड की एक्शन लेना चाहिए रामदेव के खिलाफ। पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आप ऐसे लड़ रहे हो, गलत चीज़ है ये चीज़। डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए तो देश का क्या होगा? फिर क्वाड टारगेटिंग टू चाइना, ऐसा किसने बोला? कॉन्सल जनरल है। चाइना क्या है? क्वाड क्या है? क्वाड के अंदर 4 नेशन है, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने साथ में मिलकर आके स्टार्ट किया है क्वाड। इनका सारा बेसिकली प्रोग्राम क्या है? चाइना सेंट्रिक रख के काम करना है, कि डेवलपमेंट करना है, ओपनिंग इनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन करने हैं, न्यू कॉरिडोर, इन सब चीज़ों के लिए काम करना है। तो चाइना क्या बोलता है? एक तरह से एंटी चाइना ही आपने ये बनाया है, और हम क्या बोलते हैं? एंटी चाइना लिया, डेवलपिंग के लिए स्टार्ट किया है। अब लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं वो इंडिया के क्या होंगे? एम्बेसडर होंगे इंडिया में, यूएस के। उनका नाम है एरिक, आपके गेट टिक करके नाम है उनका। बस इतनी ही न्यूज़ थे रिलेटेड टू ढाका क्लियरिंग। मतलब ढाका ने क्लियर किया कि करेंसी स्वैप फॉर लंका। करेंसी स्वैप क्या होता है? जैसे ये लंकन करेंसी है, ये आपकी बांग्लादेशी करेंसी है, तो वो क्या करते हैं? अपनी करेंसी में ही व्यापार कर लेते हैं, इवन डॉलर वॉलर में नहीं करते। वो क्या बोलते हैं? अभी मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ और ये सामान ले रहा हूँ, इन फ्यूचर में आपको 500 रुपये वापस करके और आपसे अपनी करेंसी वापस ले लूँगा। तो ये होता है करेंसी स्वैप करके जो काम चलता है, कि वो डॉलर का यूज़ ना करके ऐसा करते हैं। तो ये पहली बार हुआ है। फर्स्ट सऊदीया, मतलब कि साउथ एशिया की कोई कंट्री है जिसने क्रूशियली फाइनेंशियल असिस्टेंट किया है किसी आइलैंड नेशन के साथ दिस ईयर, इस साल में। ऐसा ये सारी चीज़ें हैं। अब उसे अमेजोन टू गेन द बॉन्ड फिल्म जो है कि उससे गेन मिलेगा इतने बिलियन का, ये सारी चीज़ें। एनपीए कम हुए हैं थोड़ा, ऐसा सुनने में आ रहा है, एनपीए लाइकली टू ड्रॉप। फिर जीएसटी लीव आ गया, और कुछ नहीं है कि थ्रेट पहुंचा है स्टार्टअप और एमएसएमई की सेकंड वेव ने। मुझे पक्का पता ही है सबको कि सेकंड वेव ने बहुत थ्रेट जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे प्रॉब्लम क्रिएट की है। हम आते हैं अपना बेसिक पे, जो हम एनजीटी पढ़ने वाला है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो एनजीटी हम आज के बाद एनजीटी के बाद कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, स्पेशलाइज बॉडी है जो सेटअप की गई थी 2010 में। एनजीटी एक्ट लाया गया, तो एक्ट आया तो इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसा याद रखना। इस्टेब्लिशमेंट और एनजीटी, इंडिया को इकलौती ऐसी कंट्री नहीं जिसमें एनजीटी आया। इंडिया से पहले एनजीटी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास भी है, ठीक है ना। इन्होंने पहले डेवलपिंग है, बस ये बोल सकते हैं पहली डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। डेवलप की तो डेवलप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो इंडिया ऐसा बोल सकते हैं पहली डेवलपिंग कंट्री में आता है, इसमें एनजीटी है। एनजीटी मैंडेटरी है, कोई भी केस इसके सामने आए इन्वायरमेंट से रिलेटेड 6 महीने में उसको खत्म करना, ऐसा मैंडेटरी है। और ये ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में ही इसकी बैठती है एनजीटी की बेंच, दिल्ली में ही है। दिल्ली तो इसकी प्रिंसिपल बेंच है, जो बाकी स्टेट में, भोपाल में, पुणे में, ये सिटी हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। साउथ में कहाँ? चेन्नई में। ईस्ट में कहाँ? कोलकाता में। अब इधर कहाँ तुम्हारा? वेस्ट में कहाँ? पुणे में। और सेंट्रल में कहाँ? जी, भोपाल में। और नॉर्थ की साइड आ जाए दिल्ली आपका पास में ही है। अब स्ट्रक्चर क्या है एनजीटी का? एक स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन करूँगा एनजीटी का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है? ट्रिब्यूट करता है, इसमें चेयरमैन होगा, जो चेयरपर्सन होगा वो क्या होगा? जुडिशियल मेंबर होगा या एक्सपर्ट मेंबर होगा, ठीक है ना। शेल बी ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 साल के लिए रहेगा, और एक बार बनने के बाद दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगा। चेयरमैन शुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड करता है। कंसल्ट किससे करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड करेगा, ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें एक सिलेक्टिंग कमेटी रहती है, उसमें क्या रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करता है सिलेक्टिंग कमेटी को, उसमें अपॉइंटेड करते हैं जुडिशियल मेंबर को और एक्सपर्ट मेंबर को। जो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है किसका नाम जाना है, और फिर सीजीआई बता देता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देता है। देयर एटलीस्ट 10 मेंबर और मैक्सिमम 20 मेंबर फुल टाइम जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर इन द ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल बनेगी, कम से कम इसमें 10 मेंबर तो होने ही चाहिए, प्लस आपका चेयरमैन, या 20 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए। ये पावर एंड जुडिक्शन क्या है? इसके पास सारी पावर है। सिविल केस में होती है ना, जैसे कोर्ट के पास सिविल केस में होती है, सिविल नॉट ए क्रिमिनल केस, सिविल केस में तो सारी पावर है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पावर है। ये स्टैट्यूटरी एडजुडिकेशन बॉडी है, मैंने आपको बताया क्योंकि एक्ट से बनी है, लाइक ए कोर्ट, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुडिक्शन साइड ऑन द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, एनजीटी ऑल्सो हैव एप्लेटेड जुडिक्शन टू हियरिंग द अपील एज ए कोर्ट ट्रिब्यूनल। तो वो भी एप्लेट जुडिक्शन भी है, और ये अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन भी ले सकती है। ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड, ये बाउंड नहीं है। जैसे आप कोर्ट है, वो कोर्ट किस प्रोसेस पे काम करेगी? उसका प्रोसेस होता है सिविल के लिए काम करेगी तो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई क्रिमिनल केस सुन रही है तो क्या प्रोसीजर रखा जाएगा, पर ये किसी प्रोसीजर पे काम नहीं करती है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो आपका नेचुरल जस्टिस का जो प्रोसीजर होता है, जैसे जो भी प्रावधान होता है उस पर ये काम करती है। वाइल पासिंग एनी ऑर्डर एंड डिसीजन और अवार्ड, कोई भी ये सजा सुनाएगी, कुछ भी करेगी, ठीक है ना। इट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, उस चीज़ को फॉलो करेगी। एनजीटी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड
एनजीटी अपने ऑर्डर से क्या कर सकती है? रिलीफ दे सकती है, कंपेंसेशन दे सकती है विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन जिसके साथ इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, मैं हूँ मेरा घर तोड़ दिया कुछ इन्वायरमेंट की वजह से ये सब चीज़ हुआ, तो मुझे कंपेंसेशन दिला सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन दे सकती है प्रॉपर्टी डैमेज के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन दे सकती है इन्वायरमेंट सच एन एरिया जो ट्रिब्यूनल में भी थिंक है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, कोई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने बताया डाम बना रहे हैं, इन सीओ मोटो लिया अपने आप केस लिया फिर चेक करेंगे। ऑर्डर डिसीजन अपॉन ऑफ द ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव डिग्री फॉर द सिविल कोड, जैसे सिविल कोड डिसीजन सुनाती है ना, तो उसके हिसाब से इसका वो डिसीजन एग्जीक्यूटिबल माना जाएगा, जितनी पावर कोर्ट की होती है उतनी इसकी मानी जाएगी। एनजीटी एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड ए प्रोसीजर टू पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंट, ये पेनल्टी भी लगा सकती है, ये आपको 3 साल तक की सज़ा सुना सकती है, 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं 10 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है, दोनों भी लगा सकती है, ऐसा ये है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर एंड अवार्ड ऑफ द एनजीटी लाइज इन द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट अगर आपको इसके अगेंस्ट जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा आपको याद रखना है। अब कौन कौन से लॉ को ये चेक करती है, कौन कौन से इन्वायरमेंट के लॉ हैं जिसको ये चेक करती है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही लॉ आते हैं, जैसे वाटर एक्ट हो गया, प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल सेस एक्ट 1979, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ऐसा क्यों कि पब्लिक के कोई हार्म हुआ इन्वायरमेंट कंपेंसेशन दिलवाना है तो वही तो होगा ना, इंश्योरेंस एक्ट जो है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, अब आपको समझ में आएगा ऑलमोस्ट सारे एक्ट है, पर इसके अंदर 2 एक्ट नहीं है, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, और सारे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद ये दोनों रखने हैं, इसमें कन्फ्यूजन होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बोल दो, और इसमें और सारे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। द स्ट्रेंथिंग ऑफ द एनजीटी इज द क्रिटिकल प्लेयर इन्वायरमेंट रेगुलेशन, इन सब चीज़ के लिए ओवर द पाथ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि फॉर्मल लेस और मतलब कि एक तरह से लेस फॉर्मल है, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, वकील लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ऐसे सुनवाई हो जाएगी, लेस एक्सपेंसिव है, फास्ट एक केस करेगी 6 महीने में, तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा है। चैलेंजेस क्या है, एक तो देखो मेरे 2 एक्ट इसके अंदर नहीं आते हैं, यही वाला, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 नहीं आता इसके अंदर, एनजीटी के अंदर नहीं आते, ये एक प्रॉब्लम है। फिर ये क्या बोलते हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट बोला था ना मैंने जाने के लिए आपको, पर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 क्या बोलता है, वो पावर देता है हाई कोर्ट को, रिट्स में आएगी आप फंडामेंटल वायलेशन ये सब कुछ हुआ है तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और हाई कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, बाई एनजीटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज वन ऑफ द वीकनेस ऑफ द एक्ट। आपने क्या बोला कि आप किसमें जा सकते हैं, ये हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में तो आप जा नहीं सकते ना, इसमें इसके एक्ट में लिखा है, और इधर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या पावर दे रहा है कि आर्टिकल 226, अगर कोई पेज फंसेगा आर्टिकल 26 कहीं फंसेगा तो आप जा भी सकते हैं हाई कोर्ट में, और ये पावर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी से कम कर रहे हो, तो ये भी सारी प्रॉब्लम है। डिसीजन ऑफ एनजीटी इज ऑल्सो क्रिटिसाइज, बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया, गलत सुनाया, ये सुनाया, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। इसने कुछ इंपॉर्टेंट लैंडलॉर्ड जजमेंट सुनाया, जैसे पॉस्को का जो था, पॉस्को वाला पॉस्को नहीं है, पॉस्को एक्ट 2012 नहीं है बच्चों के लिए, ये एक प्लांट है, स्टील प्रोजेक्ट प्लांट था उड़ीसा में, इसने कुछ वायलेशन किया था उसका था 2012 में, इन्होंने फिर एनजीटी गिव जजमेंट ऑफ कंपेंसेशन, मतलब कंप्लीट प्रोहिबिटेड, ओपन जो आप बर्निंग करते हो ना उसे कंप्लीट प्रोहिबिटेड कर दिया 2012 में, एनजीटी ने बोला गलत है। फिर 2013 में उत्तराखंड में फ्लड आई थी, जो अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा था, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, तो एनजीटी ने इन पे क्या मतलब कंपेंसेट किया था कि आप इनको पैसे दो। 2015 में एनजीटी क्या कर सकता है, 10 साल पुराने जो व्हीकल नहीं चलेंगे दिल्ली में, डीजल के व्हीकल, उसको एनजीटी ने ही बैन किया है। 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ था यमुना के साइड में, जो अब सी रविशंकर जी थे, सी रविशंकर, फाइन लगाया था एनजीटी 5 करोड़ रुपए का। और 2017 में रिसेंट इसका आया कि जो 50 माइक्रो थिकनेस वाली, मतलब उससे पतली वाली जो पोलोथीन है, प्लास्टिक बैग है, उनको बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर से। यही कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, नीड ए मोर एटोनॉमी, वाइड एनजीटी, मतलब और एक एटोनॉमी देनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो चुकी है वो इफेक्टिव तरीके में कर सके, और बैलेंस रहे बिटवीन, बैलेंस विद ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इतनी हमारी ये थी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीडीएफ का, मतलब कि पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे ले सकते हैं। वीडियो लंबी होती है उसके लिए सॉरी, मैं इतनी लंबी बनाऊंगा क्योंकि मुझे एनजीटी पढ़ाना है, तो सब चीज़ कंप्लीट कराऊँ। मेरी जो थिंकिंग रहती है मेंस प्रोस्पेक्टिव ऐसे रहती है कि आप आंसर लिखना सीख जाए। थैंक यू सो मच।